हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर 7 है जो कि प्रैक्टिस सेट की हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें। और इसमें टोटल यार 30 क्वेश्चन हम हर एक प्रैक्टिस सेट में कवर करते हैं जो कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पिछले जिन लोगों ने अभी पिछले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं आप उन्हें भी लगा लीजिए। उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में जाके मिलेगा ही मिलेगा। और अभी एक ये ऐसा समय चल रहा है कि यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट अपना जो पढ़ाई का दौर है वो छोड़ चुके हैं, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि अब यार मंजिल उसी को मिलेगी जो इस समय में भी लगा है, ठीक है। मतलब ये जो खाली समय है जहाँ पर आपको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि इस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, आपको ऐसा लग रहा है यार कि सिर्फ आप पेपर ही देना बाकी है, तो आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यार कि जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे आगे चल के तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए कि लेक्चर शुरू से आखिरी तक देखिए, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन में से यार कम से कम 25+ क्वेश्चन अभी सही करो। आप एक इतना धैर्य बना के रखो कि कम से कम आप इस लेक्चर को अंत तक देख पाओ। अगर आप इस 20 मिनट भी अगर इस लेक्चर को नहीं देख पा रहे यार तो आप कैसे जॉब लोगे, कैसे आप अपने आप को वहाँ स्टेबल रखोगे यार। 1.5-2 घंटे का पेपर रहेगा, तो आप इसको हैबिट में लाओ कि यार कम से कम हम इस 20 मिनट तो इसे देख सकते ही हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो यार पहला ऑप्शन हो जाएगा गेसेल, सेकंड हो जाएगा हॉरलॉक और थर्ड हो जाएगा पियाजे और फोर्थ ऑप्शन है सुकरात का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो ये कहा था किसने, तो हॉरलॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप अपने तरफ से आंसर जरूर लगाएं और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि, सेकंड हो जाएगा तुलनात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा विकासीय विधि और फोर्थ ऑप्शन होगा सांख्यिकी विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की विकासीय विधि। तो विकासीय विधि में क्या होता है, तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। अगला देखते हैं, कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे लेक्चर अपलोड होता है, आप उसी टाइम पे देखें इसे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा किशोर अवस्था, सेकंड है वयस्क अवस्था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्राक बाल्य अवस्था और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बाल्य अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि किशोर अवस्था जीवन का संधि काल है। किशोरों एवं किशोरियों में काम भावना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। बच्चे के व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है तथा अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं कि किन अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था, सेकंड हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोर अवस्था और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर उत्तर बाल्यावस्था। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, बल्कि मित्र मंडली या समूह बनाकर रहना पसंद करता है। नए अवसरों को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश में बालक इस अवस्था में स्वतंत्र होना सीखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कथन आप साथ में पढ़ते रहिएगा। तो पहला कथन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बोध है। सेकंड ऑप्शन है विकास और सीखना
विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, तो ये चारों आप आई होप आपने ये चारों लाइन पढ़ ली होगी। ठीक है, तो पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल से मनुष्य में संज्ञान सामाजिक दक्षता अभिव्यक्ति प्रेरित इत्यादि का विकास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो यार थोड़ा सा इसे सोच लो। ठीक है, थोड़ा वीडियो रोक लो और देख लो। ठीक है, विकास के सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। ठीक है, विकास के सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये आपको एक दे रखी है यहाँ पर कि सूची फर्स्ट सिद्धांत और सूची सेकंड में वर्णन। ठीक है, तो पहला दिया है, पहला ऑप्शन अगर हम पहले की बात करें तो समीप दुराभिमुख दिशा। ठीक है, समीप दुराभिमुख दिशा। तो यार इसका अगर हम देखें तो ये फोर्थ वाला आ रहा होगा। ठीक है, पहले का फोर्थ कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, समीप दुराभिमुख दिशा, तो ये जाएगा शरीर से केंद्र के बाहर की ओर। अगर सेकंड को देखें हम कि यार सिर पदाभिमुख दिशा। ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा, तो इसका सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। ठीक है, और थर्ड को अगर हम देखें तो अंत वैयक्तिक भिन्नताएं। ठीक है, अंत वैयक्तिक भिन्नताएं, तो तीसरे का जाएगा पहला विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और फोर्थ वाला हो जाएगा अंत्य वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, तो यार ये तीसरा और चौथा आपको सेम ही लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका अंतर वैयक्तिक का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकल्प के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में विभिन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यार इसका राइट आंसर। थोड़ा सा वीडियो रोक लो यहीं और इसको एक बार थोड़ा सा और मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भौतिक संसार में जटिल शक्तियाँ। और फोर्थ ऑप्शन है आसपास का वातावरण। ठीक है, तो सात्विक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की प्रकृति पोषण विवाद में। ठीक है, जैविक विशिष्टताएं। ठीक है, से अभिप्राय है। हम ये बोल सकते हैं यार कि इसमें ज़्यादा कुछ तो डिटेल हम भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि प्राकृतिक पोषण विवाद की प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक का अभिप्राय जैविक विशिष्टता है। मनुष्य की जैविक विशिष्टताएं उसकी प्राकृतिक सामाजिक गतिविधियां के आधार पर प्रदर्शित होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, जो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वुडवर्थ। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रास। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एनास्टसी। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पावलाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर की वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो कौन ने बोला था, तो रॉस ने बोला था। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन जैसे यहाँ पहली स्टेटमेंट दे रखा है कि शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। और थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है कि किशोर अवस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है। ठीक है, तो यार इसमें पहला और दूसरा सही है, यहाँ पर थर्ड तो गलत है क्योंकि किशोर अवस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है, पर हम जानते हैं कि सबसे जटिल अवस्था होती है, तो थर्ड तो गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है,
8वें का सी हो जाएगा राइट आंसर की शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। और सेकंड हो जाएगा कि बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परिवार, सेकंड है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है समाज और फोर्थ है शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है, तो परिवार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां कि परिवार किसका एक साधन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गैर औपचारिक शिक्षा और फोर्थ ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि अनौपचारिक शिक्षा। परिवार बालक के अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जहाँ पर बालक सामाजिकरण होने की प्रारंभिक अवस्था से अवगत होता है तथा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न क्रियाओं तथा उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करता है। इसलिए परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर, सेकंड हो जाएगा अनुवांशिकता, थर्ड हो जाएगा परिवार और फोर्थ हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख घटक है, तो परिवार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है संवेदी गतिक और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पूर्ण संक्रियात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर की 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा पूर्ण संक्रियात्मक संरचनात्मक विकास की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है तथा नई सूचनाओं एवं अनुभवों को संग्रह करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार। ठीक है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक की मनोदशा, सेकंड है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, थर्ड ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की निष्पादन का स्तर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है, तो अध्यापक की मनोदशा पर। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यार इसको फिर से थोड़ा छोटा कर देते हैं, सुमेलित कीजिए। और पहला यहाँ दे रखा है कि प्रतिभाशील शिक्षा के प्रकार और सेकंड है उनके बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु। तो यार यहाँ पर देख लेते हैं, जो पहला हमें दे रखा है कि मानवतावादी शिक्षा। ठीक है, जो मानवतावादी शिक्षा होती है तो ये आ जाएगा कला एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब पहले का हो जाएगा कौन सा, थर्ड। सेकंड है यहाँ पर संरचनावादी शिक्षा। ठीक है, जो संरचनावादी शिक्षा होती है तो वो हो जाएगी फर्स्ट, इसका आ जाएगा तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम। और जो थर्ड का हो जाएगा सेकंड की मांटेसरी शिक्षा, तो ये हो जाएगी विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यार इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार और आप मैच जरूर कर लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां कि विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, सेकंड ऑप्शन है केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, थर्ड ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, और फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यालय में निरीक्षक अभिभावकों की
शैक्षिक आवश्यकताओं पर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार और देख लो यार कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। यार लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसकी थोड़ी डिटेल कम डिस्कस कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, सेकंड है व्यक्तित्व पर, थर्ड हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रारूप पर और फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर व्यक्तित्व पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में सम्मिलित नहीं है कौन, तो व्यक्तित्व सम्मिलित नहीं है। और ये हमने पिछले जो प्रैक्टिस सेट था शायद उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18वां कि संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, जो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मनोविज्ञान, सेकंड है पारस्परिक अनुकूलन, थर्ड है वातावरण और फोर्थ है मानोदैहिक। ठीक है, तो 18वें का हो जाएगा सेकंड राइट आंसर की संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है। तो पारस्परिक अनुकूलन सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर देहरादून में। ठीक है, और देहरादून कैपिटल है किसकी, तो उत्तराखंड की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह कौन है। ठीक है, मतलब सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह कौन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग मॉडल, थर्ड है रचनावादी मॉडल, सेकंड रचनावादी मॉडल और थर्ड हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो रचनावादी मॉडल। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, तो सीखने की परिघटना में निम्न में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता, सेकंड है आंतरिक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है प्रेरक और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, तो शिक्षक। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा डाउट आए तो मैं इसका थोड़ी सी डिटेल तो आपको बता ही देता हूँ कि सीखना वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिनके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक तत्परता, अभ्यास का नियम, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था तथा प्रेरक होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है स्कूल का बस्ता और फोर्थ है पुरस्कार। तो यार इसका आंसर तो आपने लगा ही दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर स्कूल के बस्ता। ठीक है, शिशु के अधिगम में सहायक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्मृति, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सीखना और थर्ड हो जाएगा प्रेरणा और फोर्थ ऑप्शन है चिंतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो सीखना। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठपोषण, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पुनः शिक्षण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पाठ नियोजन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सामाजिक अंतःक्रिया सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा विषय वस्तु,
में प्रवीणता, सेकंड है बैठने की उचित व्यवस्था, थर्ड है संसाधनों की उपलब्धता और फोर्थ है अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रकृति। तो यार 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। विषय वस्तु की प्रवीणता की निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो विषय वस्तु की प्रवीणता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, ठीक है, मतलब बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, सेकंड हो जाएगा बच्चे समस्या समाधान करता है, थर्ड है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और फोर्थ है बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक है, ठीक है। तो यार इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा, चारों के चारों सही हैं, ठीक है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, सेकंड भी इसका सही है बच्चे समस्या समाधान करता है, और थर्ड भी सही है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और फोर्थ भी सही है इसका बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 27 की समावेशी, ठीक है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसे प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा निम्न में से किसे प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, सेकंड है केवल अधिगम अक्षम विद्यार्थियों, और थर्ड है केवल सामान्य विद्यार्थी, और फोर्थ है शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की समावेशी शिक्षा निम्न में से किसे प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है? तो शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 28 की बहुकारक सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो बहुकारक सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बिने, सेकंड है थार्नडाइक, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्टैनफोर्ड, और फोर्थ है गार्डनर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर कि थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की, इसमें से कौन शामिल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्तर बुद्धि, सेकंड है परास बुद्धि, थर्ड है भाषाई बुद्धि, और फोर्थ है बुद्धि स्वरूप, ठीक है। तो 29वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की, इनमें से कौन शामिल है? तो यहाँ जाएगा भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा साक्षात्कार, सेकंड है निरीक्षण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनुसंधान, और फोर्थ है वैज्ञानिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर निरीक्षण। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।